जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों की आज दूसरी क्लास होगी साइंस की। कल पहली क्लास हम डेमो में लिए थे, जो क्या नाम है कि उसको उसमें हम सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताए थे कि किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की आज दूसरी क्लास है। और उस क्लास में आप लोग हम पहला टॉपिक मतलब पहला चैप्टर जो लिए हैं वो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान लिए हैं, उसमें आपका पहला टॉपिक है तरंग व तरंग के प्रकार। इससे क्या होता है कि तरंग किसे कहते हैं, तरंग के किसे कहते हैं, इससे इसको आप लोग आइए जानते हैं। ठीक, तरंग व तरंग के प्रकार। जब कोई कंपन या हलचल आगे बढ़ती है और ऊर्जा फैलाती है तो उसे तरंग कहते हैं। जब कोई कंपन या हलचल आगे बढ़ती हुई ऊर्जा फैलाती हुई चलती है तो उसे हम लोग तरंग कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जल तरंग, दूसरा है ध्वनि तरंग, तीसरा है प्रकाश तरंग। तो जल तरंग आप लोग जानते होंगे, जल तरंग किसे कहते हैं। जल तरंग उसे कहते हैं पानी की सतह पर उठने वाली लहरें को हम लोग जल तरंग कहते हैं। ठीक, जल तरंग जो पानी की सतह पर उठने वाली लहरें जो होती हैं उसे उसी को हम लोग जल तरंग कहते हैं। जल तरंग जैसे कि आप लोग नदी तालाब या समुद्र के किनारे गए होंगे या घूमने उमने जब जाते होंगे तो देखते होंगे जो उसकी जो पानी की सतह है, जो ऊपर से जब पानी का लेवल ऐसे फ्लो करता है तो देखते होंगे पानी मतलब फ्लो करता है तो वो तरंग के माध्यम से ही फ्लो करता है। ठीक, तो उसी को हम लोग जल तरंग कहते हैं। जल तरंग जो पानी की सतह पर उठने वाली लहरें हैं होती हैं उसी को हम लोग जल तरंग कहते हैं। दूसरा क्या, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग बोलने पर हवा में फैलने वाली तरंग को हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग किसे कहते हैं, बोलने पर हवा में जो फैलने वाली जो तरंग होती है उसी को हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। जैसे कि दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में जो माध्यम होता है वो तरंग के माध्यम से बातचीत होती है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती। ठीक, तो उसी को हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। फिर तीसरा है प्रकाश तरंग। ठीक, प्रकाश तरंग सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला प्रकाश, जो सूर्य से किरणें आती है प्रकाश की, वह तरंग के माध्यम से आती है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश तरंग कहते हैं। जो सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर वो तरंग के माध्यम से आती हैं, वो तरंग के माध्यम से आती हैं तो जिसको हम लोग प्रकाश तरंग कहते हैं। तो उसी को यहाँ लिखा है प्रकाश तरंग किसे कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश को प्रकाश तरंग कहते हैं। ठीक, तरंग ऊर्जा का संचार करती है। ठीक, तरंग के माध्यम से एक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक, तरंग जब चलती है तो एक ऊर्जा अपने साथ लेके चलती है, उसी का संचार मतलब तरंग के साथ एक ऊर्जा का संचार होता है। तो यही है। एक बार आप लोगों को फिर बताना चाहते हैं तरंग व तरंग के प्रकार। तरंग किसे कहते हैं, तरंग उसे कहते हैं जब कोई कंपन हलचल आगे बढ़ती है और ऊर्जा फैलाती है तो उसे तरंग कहते हैं। ठीक, जब कोई कंपन या हलचल आगे बढ़ती है और ऊर्जा फैलाती हुई चलती है तो उसे हम लोग तरंग कहते हैं। फिर उसके बाद तरंग के प्रकार। तरंग के तीन प्रकार जैसे कि तीन प्रकार हैं होते हैं। पहला है जल तरंग। जल तरंग पानी की सतह पर उठने वाली लहरें, जो पानी की सतह पे जैसे समुद्र नदी तालाब है और भी जो कहीं भी पानी इकट्ठा हो तालाब वाला किनारे तो उस पर जो तरंग जो सतह पे जो उसका पानी फ्लो करता है, जो उस पर लहरें उठती हैं तो तरंग के माध्यम से उठती हैं। ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या है जल तरंग कहते हैं। फिर दूसरा ध्वनि तरंग, जो बोलने बोलने पर हवा में फैलने वाली तरंग होती है, जो हवा के माध्यम से फैलती तरंग, उसको हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। और प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग से जो कैसे जो सूर्य से प्रकाश आती है और कोई भी जो प्रकाश आती है तो किसी किसी माध्यम से आती है, जो तरंग के माध्यम से आती है। ठीक, तो उसी को हम लोग प्रकाश तरंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद तरंग तरंग ऊर्जा का संचार करती है। तरंग के माध्यम से एक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक, तो इससे आप लोगों का ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि तरंग व तरंग के प्रकार, तरंग किसे कहते हैं, तरंग कैसे चलती है। ठीक, तो देख लीजिए तरंग के प्रकार कितने, जल तरंग है, एक ध्वनि तरंग है, प्रकाश तरंग है। अब आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ना हो कि पानी की सतह पर उठने वाली लहरें को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको आप ऑप्शन में आ जाएगा तो आप लोग वहाँ से जल तरंग मार देंगे। ठीक, और फिर बोल देगा बोलने में हवा में फैलने वाली तरंग को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे ध्वनि तरंग कहते हैं। फिर सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला प्रकाश को क्या क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश तरंग बोलते हैं। ठीक, या प्रकाश तरंग कहते हैं। और तरंग ऊर्जा का संचार करती है, तो क्वेश्चन बन जाएगा तरंग किसकी संचार करती है, तो ऑप्शन में आ जाएगा अगर ऊर्जा तो तरंग ऊर्जा की संचार करती है। ठीक, तो आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। फिर आगे देखिए क्या होता है।
तरंग से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कि तरंग जो है, तरंग से पदार्थ, किसी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु को ले जाना, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, तो तरंग से किसी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु को तरंग नहीं ले जाती। ठीक, तो ये इसमें लिखा गया है कि तरंग से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर माध्यम। माध्यम मतलब मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? इसको सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। ठीक, तरंग के माध्यम को सर्वप्रथम किसने बताया? तरंग के माध्यम को सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि तरंग के माध्यम को किसने सर्वप्रथम बताया, तो ऑप्शन में आ जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन मार दीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर तरंग के माध्यम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं। तरंग के दो माध्यम होते हैं। ठीक, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम जो पास पास होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पास पास इकट्ठा हो, जैसे उसी को हम सघन माध्यम कहते हैं। मतलब कि जैसे 3 या 4 लोगों की बैठने की जगह हो, वहाँ अगर हम 5-6 लोगों को बैठाएंगे तो पास पास बैठते हैं, तो सघन मतलब कि पूरा मतलब जगह कम बचती है, 2 लोगों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उसी को हम लोग सघन कहते हैं। विरल, जैसे विरल 5 लोगों की बैठने की जगह है, वहाँ 2 लोग ही बैठे हैं, तो जैसे दूर दूर बैठेंगे तो उनके पास पर्याप्त, बीच में दोनों लोगों के बीच में पर्याप्त जगह होगी, तो उसी को हम लोग विरल बोलते हैं। तो उस तरंग भी 2 माध्यम से चलती है, एक सघन माध्यम से चलती है, एक विरल माध्यम से चलती है। तो वही है कि किसी माध्यम में कण पास पास या कण अधिक उपस्थित रहते हैं। ठीक, तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जब किसी माध्यम में कण एकदम पास पास इकट्ठा हो, ठीक, और कण अधिक मतलब ज़्यादा से अधिक इकट्ठा हो, तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे बताया आप लोगों को कि 4 लोगों की जगह है, वहाँ अगर 6 लोग बैठेंगे तो फिर भाई 4 लोगों की जगह है, 6 लोगों को बैठेंगे तो पास पास बैठना पड़ेगा, तो वही है कि सघन माध्यम है। फिर उसके बाद देखिए किसी माध्यम में कण दूर दूर, देखिए किसी माध्यम में कण दूर दूर कण कम उपस्थित हों, मतलब उनकी जो आवश्यकता वो कम हो, ठीक, कम उपस्थित हों या रहते हैं, तो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जब किसी माध्यम का जो कण है वह दूर दूर रहे, मतलब कि इतना दूर, मतलब ज़्यादा, मतलब जो आवश्यकता से ज़्यादा दूर दूर रहे और कम उपस्थित हो, मतलब जितना आवश्यकता हो उससे कम उपस्थित हो, तो उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्या नाम है कि 6 लोगों की जगह है, चाहे 10 लोगों की जगह है, वहाँ आप 2 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि वो दूर दूर ही बैठेंगे, क्योंकि जगह कवर करनी है, तो उसी को हम विरल माध्यम कहते हैं। उन दोनों लोगों के बीच की जगह ज़्यादा होती है, तो उसी को विरल माध्यम कहते हैं। तो तरंग 2 माध्यम में चलती है, एक सघन माध्यम में चलती है, एक विरल माध्यम में। आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि तरंग किन माध्यम में चलती है, तो एक सघन माध्यम में, एक विरल माध्यम में। सघन माध्यम मतलब कि पूरा पास पास चलती है, और विरल माध्यम मतलब दूर दूर चलती है। ठीक, तो एक बार आप लोगों को फिर बताना चाहते हैं कि तरंग से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जो तरंग होती है उससे किसी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तरंग किसी वस्तु को नहीं ले जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों को बताए थे कि माध्यम मतलब मीडियम। तरंग जब चलती है तो उसको किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो और इसको जो मीडियम माध्यम है इसको सर्वप्रथम किसने बताया था, तो सर्वप्रथम ने न्यूटन जी बताए थे। ठीक, उसके बाद देखिए फिर आप लोगों को बताए थे सघन माध्यम। सघन माध्यम में जो कण पास पास होते हैं, फिर अधिक उपस्थित होते हैं, तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। और फिर विरल माध्यम में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि कण दूर दूर तक होते हैं, ठीक, और कम उपस्थित हो रहते हैं, तो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। फिर तो यही है, फिर आगे चलिए। तो देखिए अब आगे क्या है, अब आ गया तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंग आप लोगों को बताएं कि तरंग आप लोगों की 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, तरंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक पहली तरंग होती है यांत्रिक तरंग, ठीक, दूसरी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग, राइट। तो तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंग, राइट। उसके बाद फिर देखिए यांत्रिक तरंग, फिर पूछ देगा कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं, यांत्रिक तरंग में किसी गति चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। उस यांत्रिक तरंग को गति में या चलने हेतु उसे माध्यम की किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है।
जो यांत्रिक तरंग है जब चलती है तो उसे गति करने में या चलने के लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम, इसमें माध्यम का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, ठीक। जैसे आप लोगों को अपने घर से कहीं दूसरे स्थान जाना है तो आप लोग किसी माध्यम के सहारे जाते हैं, ठीक है। या तो इस समय आप बाइक से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, तो आप लोगों के बीच की जो वही माध्यम जो साइकिल हो गई। तो इसीलिए जो तरंग है, जो यांत्रिक तरंग है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब किसी सहारे के साथ ही चलती है, ठीक। यांत्रिक तरंग होती है। यह निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात मतलब यह निर्वात में नहीं चलती है, जहाँ मतलब कि जहाँ कण अनुपस्थित हों, मतलब कण जहाँ पर उपस्थित ना हो, ठीक। वो यह तरंग कहाँ चलती है? निर्वात में चलती है, जहाँ कण अनुपस्थित हों। आप लोगों को इसको भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि यांत्रिक तरंग कहाँ नहीं चलती है, ठीक। तो ऑप्शन में आ सकता है निर्वात, ठीक, कि जहाँ कण अनुपस्थित हो। अनुपस्थित मतलब वहाँ कोई कण उपस्थित ना हो, ठीक। उसके बाद देखिए यांत्रिक तरंग। फिर यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक। तो यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार होती हैं? दो प्रकार होती हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। दूसरी तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक तरंग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। तो फिर आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों को आ गया विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उसे कहते हैं इसे गति या चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंगें होती हैं, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं चलती है, मतलब ये किसी के सहारे नहीं चलती है, ठीक। तो इसको जैसे बताएं कि इसे गति या चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब वही सहारा जो आप लोग हम बताएं कि आप लोगों को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक जाना है तो आप किसी सहारे जाते हैं, जैसे बाइक से जाते हैं अगर दूर हो तो, फिर साइकिल से जाते हैं। तो उसी प्रकार इस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं मतलब अपने खुद के लिए खुद से जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, ठीक। तो इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में भी चल सकती है, जहाँ कण अनुपस्थित रहते हैं, ठीक। निर्वात मतलब जहाँ कण अनुपस्थित रहते हैं, जहाँ कण अनुपस्थित रहते हैं वहाँ भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें आराम से अपना मतलब यात्रा चाहे चल सकती हैं, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दृश्य प्रकाश किरणें, ठीक। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग की एग्जाम्पल है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परावैंगनी किरणें, इसे भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं चलती हैं। एक्सरे किरणें, इसे भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक, उदाहरण। फिर गामा किरणें हैं, इसे भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर अवरक्त किरणें हैं, इसे भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसको हम लोग इंफ्रारेड तरंग कहते हैं, ठीक। फिर सूक्ष्म तरंगें हैं, फिर दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। ये जितने भी तरंगे हैं ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे के एग्जाम्पल मतलब उदाहरण हैं, ठीक। इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकती हैं, जहाँ कण अनुपस्थित रहते हैं, मतलब जहाँ कण उपस्थित रहते हैं, ठीक। तो यह है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उसे कहते हैं जिसको गति या चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। यह निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात मतलब जहाँ कण अनुपस्थित रहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दृश्य प्रकाश किरणें, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर परावैंगनी किरणें, फिर एक्सरे किरणें, फिर गामा किरणें, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है। इसको भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों को क्या नाम है कि जैसे दे देगा कि दृश्य प्रकाश किरणें मतलब किसके उदाहरण हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। परावैंगनी किरणें किसके उदाहरण है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। तो ये जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखा है एग्जाम्पल हैं,
ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की उदाहरण है, इसको भाई आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, ठीक। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक। अनुप्रस्थ तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। मतलब जैसे कि देख लीजिए तरंग संचरण की दिशा है, ठीक, और जो तरंग करने की गति देखिए लंबवत है इस तरह, मतलब श्रृंग और गर्त में, ठीक। इसको हम लोग श्रृंग कहते हैं, ठीक, इसको हम लोग गर्त कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त बना के चलती हैं, और कंपन जिसका इसकी जो कंपन होती है वो तरंग जो तरंग की दिशा है उसके लंबवत होती है, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, वे तरंगे जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे यह केवल ठोस द्रव में गति उत्पन्न की जा सकती है, मतलब यह ठोस और द्रव में केवल ही चल सकती हैं, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे किस में चल सकती हैं, ठोस और द्रव में, वो भी उसके ऊपरी सतह पे चल सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किस पे गति कर सकती हैं, ठोस और द्रव में, वो भी ऊपरी सतह में, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंगे कंपन की दिशा के तरंग की दिशा के लंबवत चलती हैं, तरंग संचरण जो होती है उसके लंबवत चलती हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक। अब इसके देखिए लंबवत चल रहे हैं इस तरह, अप डाउन, मतलब जैसे जो ऊपर उठा हुआ भाग उसको हम लोग श्रृंग कहते हैं, नीचे जो झुका हुआ भाग है उसको हम लोग गर्त कहते हैं, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंगे इसी तरह चलती हैं। आप लोगों को पूछ देगा कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं, तो ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलती हैं, ठीक। जैसे कि इसका उदाहरण है प्रकाश तरंग, देख लीजिए इसका अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण क्या है, प्रकाश तरंग है, समुद्र तरंग है, पानी के ऊपर लहर जो बनती है समुद्र की, ठीक। रस्सी में उत्पन्न तरंग, रस्सी को आप लोगों ने देखा होगा कि जब रस्सी के एक छोर को जब हम लोग पकड़ के इस तरह हिलाते हैं हाथ से, ठीक, जैसे भाई इस तरह उसको मतलब हिलाते हैं तो देखते हैं उसमें इस तरह कंपन बनता है, ठीक, इसी तरह कंपन बनता है, ठीक, रस्सी में जब आप तेजी से उसको हिलाते हैं, ठीक। तो उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, ठीक। तो रस्सी में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, अनुप्रस्थ तरंग। और समुद्र की लहर कैसे बनती है, अनुप्रस्थ तरंग में बनती है। प्रकाश की तरंग कैसे चलती है, अनुप्रस्थ तरंग में। तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि प्रकाश की तरंग कैसे चलती है, अनुप्रस्थ तरंग में। समुद्र की तरंग कैसे चलती है, तो ये भी बन सकता है कि अनुप्रस्थ तरंग में चलती है। रस्सी में उत्पन्न तरंग कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग में उत्पन्न होती है, ठीक। तो ये रही आप लोगों की अनुप्रस्थ तरंग। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी आप लोगों की आ गई अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर या समान होते हैं, ठीक। अनुदैर्घ्य में जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो संचरण दिशा के समानांतर होती है, मतलब समानांतर मतलब बराबर, ठीक। इस तरह देख लीजिए जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक। अब देखिए तरंग चल रही है, तो वे तरंगे जिनमें जो कंपन करती है तरंग संचरण की दिशा के समानांतर समान होते हैं, ठीक, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग जिसमें कंपन है तरंग संचरण की दिशा के समानांतर या समान होते हैं, ठीक, इसमें समान चलते हैं, या तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, मतलब तीनों माध्यम में गतिशील होती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंग है तीनों माध्यम में, इसको देख लीजिएगा, तीनों माध्यम में उत्पन्न या गतिशील होती हैं, ठीक। जैसे कि तीनों माध्यम में ठोस, द्रव और गैस। अनुदैर्घ्य तरंग तीनों माध्यम में गतिशील होती हैं, जिससे तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी तरंग जो तीनों माध्यम में चल सकती है या उत्पन्न हो सकती है, तो आप लोगों की क्या होगी, अनुदैर्घ्य तरंग, जो तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है या चल सकती है, ठीक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि ध्वनि तरंग, ठीक, भूकंप तरंग और स्प्रिंग तरंग, ठीक। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो ज़्यादा तथ्य बेस्ड आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग।
फिर आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि भूकंप तरंग कौन सी तरंग होती है, तो इसको भी इसका आंसर बन सकता है अनुदैर्ध्य तरंग। फिर पूछ देगा कि स्प्रिंग तरंग कौन सी तरंग है, तो इसका भी ऑप्शन आंसर बन सकता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो स्प्रिंग को आप लोगों ने देखा होगा, जब स्प्रिंग को इस तरह हम लोग पूरा मतलब खींचते हैं तो उसके बाद छोड़ते हैं तो इसी तरह मतलब अपना कंपन करती है, तो वो क्या नाम है कि तरंग की दिशा के समानांतर चलती है। समानांतर मतलब सीधी दिशा में चलती है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में गतिशील होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग और स्प्रिंग तरंग। इसको भाई जो एग्जाम्पल, इसको आप लोग भाई देख लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। वे तरंग जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर या समान होते हैं, ठीक, उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। देख लीजिए ये तरंग दिशा की ठीक है। उसके बाद देखिए समानांतर गति कर रही हैं, यह तीनों माध्यम में गतिशील होती हैं, ठोस, द्रव और गैस में उत्पन्न या गतिशील होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग तरंग। इसको एक बार आप लोगों को फिर बताना चाहते हैं भाई, जो जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आप लोगों के क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स ही आते हैं, ठीक। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों का आ गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के खोजकर्ता। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के खोजकर्ता मतलब कि जो चुंबकीय तरंगे हैं उनके आविष्कारक कौन है। इनका भी नाम आप लोगों को पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसको क्या होगा भाई, ठीक ना, देख लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के खोजकर्ता। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के खोजकर्ता तो देखिए लघु सूक्ष्म तरंग, फिर गामा किरण, उसके बाद अवरक्त किरण, फिर उसके बाद एक्सरे किरण, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग, फिर परावैगनी किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश किरण, उसके बाद देखिए। तो मतलब इसके आप लोगों का वन लाइनर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या नाम है कि लघु सूक्ष्म तरंग के आविष्कारक या खोजकर्ता किसे कहते हैं। तो लघु सूक्ष्म तरंग के आविष्कारक या खोजकर्ता ये हर्ट्ज को माना जाता है, ठीक। किसको माना जाता है, हर्ट्ज को। फिर गामा किरण के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता किसे कहते हैं, बेकुरल को, ठीक। गामा किरण के खोजकर्ता किसे कहते हैं, बेकुरल को। ये वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है भाई। ये जितने भी है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आप लोगों के एग्जाम में 100% आएगा, ठीक ना। जैसे गामा किरण किसे कहते, मतलब गामा किरण के खोजकर्ता कौन है, तो ये बेकुरल है, ठीक। उसी प्रकार अवरक्त किरण के आविष्कारक या खोजकर्ता या जनक किसे कहते हैं, हर्शेल को। किसे कहते हैं, अवरक्त किरण के खोजकर्ता या आविष्कारकर्ता या जनक किसे कहते हैं, हर्शेल को। उसके बाद एक्सरे किरण, एक्सरे किरण आप लोग जानते होंगे, उसके खोजकर्ता कौन है, रायंटजन, ठीक। रायंटजन को कहते हैं, ठीक। फिर दीर्घ और रेडियो तरंगे, इसके आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता देखिए भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोगों के बहुत बार पूछा गया है कि रेडियो तरंग के आविष्कारकर्ता या जनक किसे कहते हैं, मार्कोनी को कहते हैं, ठीक ना। किसे कहते हैं, मार्कोनी को। दीर्घ रेडियो तरंग के आविष्कार करता या खोजकर्ता किसे कहते हैं, मार्कोनी को। फिर परावैगनी किरण, इसे ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। परावैगनी किरणों के खोजकर्ता या आविष्कारक या जनक किसे कहते हैं, रीटर को, ठीक। उसके बाद इसको भी देख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। दृश्य प्रकाश किरणें के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता या जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को। दृश्य प्रकाश किरणें के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता किसे कहते हैं, न्यूटन को, ठीक। तो इसको आप लोग भाई देख लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ से किसी तरह मतलब पिछले PYQ से हम किसी तरह इकट्ठा करके आप लोगों के लाए हैं। ये जितने भी हैं इससे 2-3 जो भाई जो जिस पे मार्क किए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो 100% एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पिछले साल या इसके पहले हुए एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग भाई नोट कर लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो भाई जो एग्जाम्पल हुआ या तो कोई आविष्कार करता हुआ
या जो ऐसे मतलब कि क्या नाम है कि इसके जनक कौन है, तो इससे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो भाई इसको मत ये मत समझिए कि मतलब इजी है, इसको हम छोड़ देंगे।